हेलो फ्रेंड, मेरा नाम धर्मेंद्र दुबे है। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से कैंसर बीमारी के ऊपर कुछ जानकारी देने का प्रयास कर रहा हूँ। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो काफ़ी गंभीर है और यह हमारी बॉडी के किसी भी ऑर्गन्स के सेल्स में हो सकती है, सिवाय नाखून और बालों में यह बीमारी नहीं पाई जाती। अब हम जानते हैं कि कैंसर क्या है। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो जिस प्रकार से केकड़ा ज़मीन पे अपने चारों तरफ गति करता है, कैंसर भी बीमारी है हमारे बॉडी के जिस ऑर्गन में होती है उसके चारों तरफ यह गति करती है और हमारी सेल्स को प्रभावित करती है। अब हम जानेंगे कि कैंसर की परिभाषा। कैंसर एक एबनॉर्मल कंडीशन है जो कि बॉडी के किसी पार्ट की सेल्स की एबनॉर्मल, अनकंट्रोल्ड, अनकोऑर्डिनेटेड तथा पर्पसलेस एक्सेसिव ग्रोथ हो जाती है, जिससे नियोप्लाज्म का निर्माण हो जाता है। जो ये नियोप्लाज्म का निर्माण हो जाता है और इसमें मेलिग्नेंट सेल्स पाई जाती हैं, तो यह कैंसर की तरफ जाती है। इसी को कैंसर कहते हैं। अब हम जानेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कैंसर। कैंसर के दो क्लासिफिकेशन है, एक कार्सिनोमा और एक सार्कोमा। जो कार्सिनोमा कैंसर होता है, यह कैंसर अराइज फ्रॉम द सरफेस ग्रैंडुलर और पेरेन्काइमल एपिथेलियम सेल्स और टिश्यूज़ में होता है। इसके एग्जाम्पल है कैंसर ऑफ ब्रेस्ट, प्रोस्टेट कैंसर, लंग कैंसर, ओरल कैंसर, स्किन कैंसर और सर्वाइकल कैंसर। अब एक होता है सार्कोमा। यह कैंसर डिराइव्ड फ्रॉम कनेक्टिव टिश्यू में पाया जाने वाला कैंसर होता है और इसके एग्जाम्पल है मायोमा, यह मसल सेल्स मेलिग्नेंसी है। और एक है फाइब्रोसार्कोमा, यह फाइब्रोब्लास्ट मेलिग्नेंसी है। एक है ऑस्टियोमा, यह बोन कैंसर होता है। और एक होता है ल्यूकेमिया। इसके अलावा भी बहुत सारे कैंसर्स होते हैं। अब हम जानेंगे रूट्स ऑफ मेटास्टेसिस। जो कैंसर है वह किस किस रूट से फैलता है। एक रूट्स होता है ट्रांसकोलोमिक, अर्थात जब संपूर्ण बॉडी कैविटी में कैंसर का विस्तार होता है वह ट्रांसकोलोमिक रूट से होता है। फिर एक होता है लिम्फेटिक स्प्रेड, जो कि लसिका तंत्र से होकर यह कैंसर फैलता है। फिर एक होता है हेमेटोजेनियस स्प्रेड, अर्थात यह कैंसर का प्रकार, इस कैंसर में ब्लड के माध्यम से यह कैंसर फैलता है। फिर एक होता है ट्रांसप्लांटेशन, अर्थात जो किसी सर्जिकल प्रोसीजर द्वारा कैंसर जो होता है यह सर्जिकल प्रोसीजर के द्वारा एक कोशिकाओं से दूसरी कोशिकाओं में यह स्थानांतरित हो जाता है। अब हम जानेंगे कैंसर की ग्रेडिंग इस बात में जानकारी हमें प्रदान करती है कि ट्यूमर की कितनी एग्रेसिव है और कितना मेलिग्नेंट है। इसके द्वारा हमें मरीज की रोग की पता करने तथा उसे दिए जाने वाले ट्रीटमेंट की एक्टिविटी का पता लगाया जाता है। जो कैंसर की ग्रेड होती है, यह 4 प्रकार की ग्रेड होती है। जो एक ग्रेड 1 होता है, इसमें सेल्स की स्लोली ग्रोथ होती है तथा अधिकांश सेल्स जो होती है अपीयरेंस नॉर्मल होती है, मतलब सेल्स की जो अपीयरेंस, दिखावट, बनावट होती है वो नॉर्मल होती है और इसमें यह वेल डिफ्रेंशिएटेड प्रकार का कैंसर पाया जाता है ग्रेड 1 में। और जो ग्रेड 2 होती है, इसमें सेल्स की अपीयरेंस, जो दिखावट या बनावट होती है उसकी स्लाइटली एबनॉर्मल होती है और यह मॉडरेटली डिफ्रेंशिएट प्रकार का कैंसर होता है। फिर एक होती है ग्रेड 3। जो ग्रेड 3 होती है, इस ग्रेड में यह मॉडरेटली डिफ्रेंशिएट प्रकार का कैंसर होता है, जिसमें एनाप्लास्टिक सेल्स लगभग 50 से 75% होती है। इस प्रकार की कैंसर सेल्स ग्रेड 2 की तुलना में अधिक एक्टिवली रिप्रोड्यूस एबनॉर्मल प्रकार की सेल्स होती है। फिर एक होता है ग्रेड 4। जो ग्रेड 4 होता है, जिसमें जो कैंसर की जो ग्रेड 4 होती है, मोस्ट मेलिग्नेंट ट्यूमर्स होते हैं। माइक्रोस्कोप से जब हम इसे देखते हैं तो इसमें सेल्स बिजारे बिहेवियर करती है, बिजारे अपीयरेंस की होती है, मतलब कि जो विचित्र प्रकार की दिखावट, बनावट होती है जो प्रदर्शित करती है। और यह पुअरली डिफ्रेंशिएटेड प्रकार का कैंसर होता है। इसमें एनाप्लास्टिक सेल्स 75% से अधिक होती है। ये होती है ग्रेड, कैंसर की ये ग्रेड होती है। और कैंसर की ग्रेड हमें बायोप्सी के दौरान ही पता चल जाती है कि किस प्रकार की, किस ग्रेड का कैंसर हमें है। एक ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4, ये हमें बायोप्सी के दौरान
अब हम जानेंगे टीएनएम क्लासिफिकेशन ऑफ एनी टाइप ऑफ कैंसर। जो टीएनएम क्लासिफिकेशन के अंतर्गत जो टीएनएम है वो पहले हमें उसको समझना की आवश्यकता है कि टीएनएम क्या है। जो टीएनएम है इसमें जो टी है ये ट्यूमर की साइज़ के बारे में हमें डाटा उपलब्ध कराता है। ये जो एन है इसमें एन में लिम्फ नोड का इन्वॉल्वमेंट हमें बतलाया जाता है। और जो ये एम है इसके अंतर्गत हमें ट्यूमर जो कैंसर की ट्यूमर है वो कितनी डिस्टेंट मेटास्टेटिस हो चुकी है अदर बॉडी ऑर्गन में उसके बारे में हमें बताया जाता है। अब जो टीएनएम का टी है वो ट्यूमर को इंगित करता है। उसमें जो टीएनएम स्टेजिंग के अंतर्गत जो T0 रहता है इसका मीनिंग है नो ट्यूमर, नो ट्यूमर, मतलब कि जो T0 है वो नो ट्यूमर को डाटा हमें देता है। जो T-IS है, T-IS, I-S, T-IS ये कार्सिनोमा इन सीटू, इसका मीनिंग है कि ट्यूमर की जो गठान है उसका बेस तैयार हो रहा है और ट्यूमर अपनी बेस मेम्ब्रेन पे इसको हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि जब कोई हम मकान बनाते हैं तो उसका कैसा नींव बनाते हैं, उसका बेस तैयार करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जहाँ T-IS लिखा है मतलब कार्सिनोमा इन सीटू, कैंसर का ट्यूमर का बेस तैयार हो रहा है उस बॉडी ऑर्गन में। फिर होता है T1, T1 में ट्यूमर की गठान 1 सेंटीमीटर से कम होती है, मतलब ट्यूमर है पर उसकी गठान 1 सेंटीमीटर से कम है, लेस देन 1 सेंटीमीटर। फिर T2 रहता है, जो T2 रहता है उसमें ट्यूमर की साइज जो रहती है वो 2 सेंटीमीटर तक रहती है। फिर एक आता है T3, जो T3 रहता है इसमें ट्यूमर की साइज रहती है 3 सेंटीमीटर। जो ट्यूमर की साइज है T3 में 3 सेंटीमीटर रहती है। फिर रहता है T4, इसमें ट्यूमर की साइज मोर देन 5 सेंटीमीटर तक रहती है। ट्यूमर की साइज मोर देन 5 सेंटीमीटर तक रहती है। अब हम टीएनएम क्लासिफिकेशन के अंतर्गत एन के बारे में समझेंगे कि एन हमें क्या डाटा उपलब्ध कराता है। जो एन है वो लिम्फ नोड का इन्वॉल्वमेंट दिखाता है कि कितनी बॉडी ऑर्गन की कितनी लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट हुई है। जो N0 रहता है इसका मीनिंग है नो इन्वॉल्वमेंट, मतलब कोई बॉडी ऑर्गन का ये लिम्फ नोड है तो इसके अंतर्गत जो जितनी भी लिम्फ नोड रहती हैं उसका मतलब है कि ये लिम्फ नोड कोई इन्वॉल्व नहीं हुई है। फिर ये रहता है N1, N1 में मतलब 1 नोड लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट, मतलब जो बॉडी ऑर्गन की लिम्फ नोड है उसमें ये जो लिम्फ नोड है इसमें कोई सी भी एक लिम्फ नोड इन्वॉल्व रहती है। अब आता है फिर N2, इसका मीनिंग है 2 या मोर देन 2 बट नॉट ऑल लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट, मतलब कि या तो 2 लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट है या 2 से कहीं ज़्यादा लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट है, परंतु सारी की सारी लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट नहीं है। जैसे कि ये कोई बॉडी ऑर्गन की लिम्फ नोड है और ये इसमें जो लिम्फ नोड बनी हुई है या तो ये 2 है या फिर 2 से ज़्यादा है, पर ये सारी की सारी इसमें इन्वॉल्व नहीं है। फिर आता है N3, N3 का मीनिंग है होल्ड इन्वॉल्वमेंट, मतलब होल लिम्फ नोड का इन्वॉल्वमेंट रहता है। जो ये लिम्फ नोड है इसकी जितनी जितनी अंदर नोड है इसमें ये सारी की सारी लिम्फ नोड इन्वॉल्व हो चुकी है। अब हम टीएनएम क्लासिफिकेशन के अंतर्गत एम को समझेंगे कि एम क्या है। एम बताता है कि कैंसर कितना मेटास्टेटिस हुआ है। जो एम रहता है एम का M0 लिखा हुआ है यदि तो इसका मीनिंग है नो मेटास्टेटिस, नो मेटास्टेटिस। अब M1 है इसका मतलब यस मेटास्टेटिस, यानी कि जो कैंसर की ट्यूमर है वो अपने ओरिजिन से लेकर
बॉडी के अदर ऑर्गन में भी वो मेटास्टेटिस हो गया, उसका डिस्टेंस मेटास्टेटिस हो चुकी है। अब हम पता लगाएंगे कि टीएनएम क्लासिफिकेशन के अंतर्गत किस प्रकार से स्टेज का पता लगाया जाता है। अब हम जानेंगे कि टीएनएम क्लासिफिकेशन के अंतर्गत क्या क्या मतलब क्या होता है जिससे स्टेज का पता लगाया जाता है। आप सभी जानते हैं कि कैंसर की 4 स्टेज होती है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4। तो जब भी हमको कुछ यह क्वेश्चन हमेशा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में या फिर स्टाफ नर्स या नर्सिंग से रिलेटेड एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो जो स्टेज फर्स्ट है उसके आगे हम टीएनएम, स्टेज 2 के आगे टीएनएम, 3 और 4 के आगे टीएनएम लिख देंगे। फिर एक काउंटिंग लिखेंगे 1 2 3 4। ऐसे ही एन के आगे N0, N1, N2, N3, एम के आगे M0, M0, M1, N1। अब जो स्टेज फर्स्ट रहती है उसमें हमने क्या देखा था कि ट्यूमर की साइज 1 सेंटीमीटर से कम, लिम्फ नोड का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं, एम मेटास्टेटिस नहीं है उसमें प्रेजेंट, इसका मतलब वो रहेगी स्टेज 1। अब आते हैं स्टेज 2 के अंतर्गत। स्टेज 2 में क्या रहता है कि ट्यूमर की साइज लेस देन 2 सेंटीमीटर, लिम्फ नोड का इन्वॉल्वमेंट एक लिम्फ नोड या एक से ज़्यादा 2 लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट है, डिस्टेंस मेटास्टेटिस अभी भी उसमें प्रेजेंट नहीं है, मतलब वो रहेगा स्टेज 2। अब रहेगी स्टेज 3। उसमें क्या रहता है कि लिम्फ नोड उसमें ट्यूमर की साइज 2 या 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा अप टू 4 सेंटीमीटर तक है, और लिम्फ नोड है उसमें 2 इन्वॉल्वमेंट या फिर उससे ज़्यादा 3 या 4 लिम्फ नोड का इन्वॉल्वमेंट है, डिस्टेंस मेटास्टेटिस प्रेजेंट से, तो वह स्टेज रहेगी स्टेज 3। स्टेज 4 के अंतर्गत क्या होता है कि लिम्फ नोड जो स्टेज 4 है उसमें ट्यूमर की साइज मोर देन 5 सेंटीमीटर रहती है, लिम्फ नोड होल लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट हो जाते हैं, डिस्टेंस मेटास्टेटिस प्रेजेंट होता है। तो ये क्या है, कैंसर की सबसे खराब सिचुएशन और सबसे खराब स्थिति यही रहती है। इसमें जिसमें डिस्टेंस मेटास्टेटिस हो चुका होता है, लिम्फ नोड होल इन्वॉल्वमेंट हो चुके होते हैं, ट्यूमर की साइज लगभग 5 सेंटीमीटर या इससे भी कहीं बड़ी ट्यूमर की साइज प्रेजेंट होती है। अब हम स्टेज के लिए क्या जांचें होती है जिससे हमें स्टेज का पता लगता है। अब जो कैंसर की स्टेज पता लगाते हैं वो सीटी स्कैन से, एमआरआई से या फिर पेट स्कैन से हमें कैंसर की स्टेज का पता लगता है। बायोप्सी से हमें कभी भी कैंसर की स्टेज का पता नहीं लगता, उससे कैंसर की ग्रेड का पता लगता है। आशा करता हूँ आपको यह टीएनएम क्लासिफिकेशन ऑफ कैंसर पसंद आया होगा। मेरी द्वारा दी गई जानकारी काफ़ी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद। अब हम जानेंगे कैंसर किन किन कारणों से होता है। कैंसर के जो कारण हैं उसमें है स्मोकिंग, एल्कोहलिज्म, टोबैको च्यूइंग, रेडिएशन एक्सपोजर, एटॉनिक और एक जो एटॉमिक अटैक होते हैं जिन देशों में हुआ है या होते हैं उसमें भी कैंसर होता है। और फिर है कि रेडिएशन एक्सपोजर, एक्सेसिव यूज़ ऑफ केमिकल इन फूडी प्रोडक्शन, जो खानों में ज़्यादा केमिकल यूज़ किया जाता है उन कारणों से भी कैंसर होता है। वायरल इन्फेक्शन जैसे कि साइटोमेगला वायरस इन्फेक्शन, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस इन्फेक्शन, हेपेटाइटिस बी वायरस इन्फेक्शन, और कुछ ऑक्यूपेशंस होते हैं उनसे भी कैंसर होता है। स्ट्रेस, ज़्यादा स्ट्रेस होता है उस वजह से भी हमें कैंसर होता है। फिर क्रोनिक इरिटेशन, कुछ कपड़े या कुछ ऐसी चीज़ें जो हम ज़्यादा पहनते हैं और जिनसे ज़्यादा इरिटेशन होता है हमारी बॉडी पे, उससे भी हमें कैंसर होता है। स्पाइसी फूड, फैमिली हिस्ट्री, वाटर एंड एयर पॉल्यूशन, इन कारणों से भी कैंसर होने की संभावनाएं रहती हैं। अब हम जानेंगे कि कैंसर की पैथोफिजियोलॉजी, ये जो कैंसर की पैथोफिजियोलॉजी है सभी प्रकार के कैंसर्स की एक कॉमन पैथोफिजियोलॉजी है। अब इसमें जो है पैथोफिजियोलॉजी ऑफ कैंसर, ड्यू टू ईटियोलॉजिकल फैक्टर
सच एज स्मोकिंग, ओबेसिटी, क्रोनिक इरिटेशन और आदि। अब इसके अलावा इसमें जब होता है, जब जो कोई इटियोलॉजिकल फैक्टर ऐड होता है, फिर उसके बाद लीड टू म्यूटेशन इनएक्टिवेट्स ट्यूमर सप्रेशन जीन। जो होता है उससे क्या होता है कि जो ट्यूमर सप्रेशन जीन होते हैं जो निष्क्रिय, उनमें परिवर्तन आता है। फिर होता है सेल्स प्रोलिफरेशन, जो लीड टू सेल्स प्रोलिफरेशन। जब म्यूटेशन और इनेक्टेड ट्यूमर सुप्रेशन जीन में परिवर्तन होता है, उससे सेल्स में फैलाव होता है। जो हमारी बॉडी की कोशिकाएं हैं किसी भी ऑर्गन की, उनमें फैलाव होता है। फिर उससे क्या होता है, लीड टू म्यूटेशन इनएक्टिवेट डीएनए रिपेयर जीन। जो निष्क्रिय डीएनए रिपेयर जीन्स होते हैं उनमें भी परिवर्तन होता है। लीड टू म्यूटेशन ऑफ प्रोटो ऑन्कोजीन क्रिएट्स एन ऑन्कोजीन्स। फिर क्या होता है कि जो परिवर्तन के कारण ऑन्कोजीन में परिवर्तित हो जाते हैं। लीड टू म्यूटेशन इनएक्टिवेट्स सेवरल मोर ट्यूमर सप्रेशन जीन। फिर जो निष्क्रिय, ज़्यादा निष्क्रिय जो सप्रेशन जीन होते हैं उनमें भी परिवर्तन होता है। फिर उससे क्या होता है, लीड टू नेगिंग कफ। हमें बार बार खांसी आती है, लगातार खांसी होती है। चेंज इन बॉवेल हैबिट्स। फिर क्या होता है कि हमारी बॉवेल की हैबिट्स रहती है, उनमें भी मलमूत्र उत्सर्जन में जो परिवर्तन आते हैं उससे परिवर्तन हो जाता है। फिर होता है ए अल्सर और सो डेट डज नॉट हील। फिर उससे क्या होता है कि जो हमारी बॉडी में कोई छाला हो जाता है या कोई चोट लग जाती है जिससे वो हील नहीं होती है। फिर होता है अनयूजुअल डिस्चार्ज। फिर जो होता है एक असामान्य ब्लीडिंग या डिस्चार्ज होता है। फिर होता है ट्यूमर और थिक लंप और अफेक्टेड साइट। जो ट्यूमर या लंप जो रहते हैं उस एरिया में, उस बॉडी ऑर्गन के एरिया में हमें एक अफेक्टेड साइट पे हमें दिखाई देते हैं। फिर होता है इंडिजेशन एंड ओडिनोफेजिया। फिर जो होता है कि उससे क्या होता है, इंडिजेशन अपचय या निगलने में हमें दर्द होने लगता है। ओडिनोफेजिया मतलब डिफ़िकल्टी इन स्वालिंग। फिर होता है ऑब्वियस चेंज इन वाट और मोल, मतलब जो बॉडी की वाट या मोल्स रहती है, मस्से रहती है, उनकी संख्या में तीव्र परिवर्तन होता है। अब हम जानेंगे कॉमन डायग्नोस्टिक इवेल्यूशन ऑफ एनी टाइप ऑफ कैंसर। मतलब कि जो कि कैंसर, किसी भी प्रकार के कैंसर के कॉमन साइट, जो कॉमन जो उसकी जांचें होती है उससे संबंधित अब इस वीडियो पे हम बात करेंगे। अब इसमें एक होता है हिस्ट्री कलेक्शन। हिस्ट्री कलेक्शन के अंतर्गत हम देखते हैं प्रेजेंट हेल्थ स्टेटस, पास्ट हेल्थ स्टेटस और फैमिली हिस्ट्री। फिर एक होता है फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन के अंतर्गत हम देखते हैं BSE ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन। इसमें महिला पेशेंट अपने ब्रेस्ट की स्वयं जांच करती है या फिर किसी नर्स के माध्यम से अपनी जांच करती है। फिर एक होता है TSE, इसमें टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन होता है, जो कि मेल पेशेंट अपने स्क्रोट्रम में पाए जाने वाला किसी भी प्रकार के कैंसर की जांच करता है। इसमें मेल पेशेंट अपने अंडकोश या स्क्रोट्रम को अपने एक हाथ से पकड़कर दूसरे हाथ की फिंगर और थंब से अपने स्क्रोट्रम में पाए जाने वाले किसी भी प्रकार की लिम्फ को या अपने मांस को या उसके में होने वाले सिक्रेशन को नोट करता है। फिर होता है ब्लड इन्वेस्टिगेशन। इसके अंतर्गत CBC, RFT, LFT आदि जांचें होती है। फिर होता है मेमोग्राफी, अल्ट्रासोनोग्राफी और इंडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी, सिग्माइडोस्कोपी और होता है प्रोक्टोस्कोपी। फिर होता है बायोप्सी एग्जामिनेशन, और इसमें किसी भी मांस की बायोप्सी, वहाँ से टुकड़ा निकालकर उसकी बायोप्सी की जाती है। FNAC होता है, फाइन नीडल एस्पिरेशन, साइटोलॉजी होता है, CT स्कैन होता है, MRI होता है, PET स्कैन होता है। इन सब जांचों के अलावा ट्यूमर मार्कर होते हैं जिसमें एक होता है AFP। इसके अंतर्गत हमें हिपेटोसेल्युलर और लीवर कैंसर का पता लगाने के लिए किया जाता है। फिर एक होता है PSA, जिसके अंतर्गत प्रोस्टेट कैंसर का पता लगाने के लिए यह जांच होती है। एक मार्कर होता है CEA, इसके अंतर्गत हमें कोलोरेक्टल, गैस्ट्रिक, सर्वाइकल
ब्रेस्ट, पैनक्रियाटिक कैंसर आदि का पता लगाने के लिए ये मार्कर किया जाता है। फिर एक होता है CA-125, ये ओवेरियन कैंसर का पता लगाने के लिए ये मार्कर किया जाता है। फिर एक होता है HCG, इसके अंतर्गत कोरियो कार्सिनोमा का पता लगाने के लिए जांच की जाती है। फिर एक होता है हीमोग्लोबुलिन्स, इसके लिए लाइफोमा और ल्यूकेमिया, ब्लड कैंसर आदि का पता लगाने के लिए जांच की जाती है। फिर एक होता है CA-15-3, इसके अंतर्गत ब्रेस्ट कैंसर का पता लगाने के लिए यह मार्क का उपयोग किया जाता है। फिर एक होता है MSA, इसमें मायोसार्कोमा कैंसर का पता लगाने के लिए इसकी जांच की जाती है। अब हम जानेंगे कॉमन फीचर ऑफ एनी टाइप ऑफ कैंसर। किसी भी प्रकार के कैंसर के फीचर्स जो होते हैं वो उसके बारे में अब हम जानेंगे। कैंसर के फीचर्स को जानने के लिए सावधानी, जैसे कि जो कॉशन होता है उसके रूप में इसे दर्शाया गया है। कॉशन का जो C होता है ये इंडिकेट करता है चेंज इन बॉवेल और ब्लैडर हैबिट्स, यानी मल मूत्र की उत्सर्जन आदत में परिवर्तन हो जाना भी हो जाता है यदि, तो उसके लिए भी हमें कैंसर से संबंधित जांचें करवानी चाहिए। फिर एक होता है A, इसमें हमें A अल्सर और सोर दैट डज नॉट हील, यानी कि जब शरीर में कभी न भरने वाला कोई अल्सर या घाव होता है उससे रिलेटेड भी हमें कैंसर से संबंधित कुछ जांचें डॉक्टर के कहे अनुसार कराना चाहिए। फिर एक होता है U, अनयूजुअल डिस्चार्ज और ब्लीडिंग, असामान्य स्त्राव या रक्त स्त्राव होता है जैसे कि स्तन से या वेजाइना के थ्रू, तो अभी हमें कैंसर की जांचें करवाने के लिए डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। फिर इसमें आता है T, इसमें होता है ट्यूमर और थिक लंप एट अफेक्टेड साइड, जब किसी बॉडी में कोई ट्यूमर का निर्माण हो या वहाँ पे कोई लंप अफेक्टेड या प्रभावित हो जाता है, उस जगह की हमें डॉक्टर के कहे अनुसार जांच करने चाहिए और कैंसर की जांचें कराना चाहिए। फिर इसमें आता है आई के अंतर्गत इंडाइजेशन और डिफ़िकल्टी इन स्वॉलिंग, जो यदि हमें खाने में अपच हो या निगलने में दर्द हो या कोई कठिनाई हो तो भी हमें कैंसर से संबंधित जांचें करानी चाहिए। फिर आता है O, ऑब्वियस चेंज इन वाट और मोल, यदि तिल या मस्से की संख्या में स्थान में तीव्र परिवर्तन हो जाता है तो भी हमें डॉक्टर के कहे अनुसार ब्लड इन्वेस्टिगेशन व कैंसर की जांचें कराना चाहिए। फिर इसमें आता है N, नेक्रोसिस और नेगिंग कफ, यानी जब कोई ऊतक नष्ट हो जाते हैं या लंबे समय से खांसी बनी हुई भी होती है तो भी हमें किसी भी प्रकार की कैंसर का पता लगाने के लिए हमें डॉक्टर से मिलकर हमारी जांच कराना चाहिए। अब हम जानेंगे कि कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ एनी टाइप ऑफ कैंसर। जब भी कोई कैंसर होता है हमें बॉडी के किसी भी ऑर्गन का, यदि उसका उचित उपचार ना मिले तो उससे रिलेटेड क्या क्या सेकेंडरी इन्फेक्शन या कॉम्प्लिकेशन हमें आते हैं उससे के बारे में अब मैं जानकारी देने का प्रयास कर रहा हूँ। इसमें एक होता है सीवियर हेमरेज, सीवियर इन्फेक्शन, रेस्पिरेटरी फेलियर, नोड्यूलर फाइब्रोसिस, नेक्रोसिस, गायनेकोमस्टिया, पेनकार्डाइटिस, हाइपरकैल्सीमिया, प्लूरल इफ्यूज़न, बोन, लीवर, ब्रेन, लंग्स, मेटास्टेटिस, मतलब कि जो बोन, लीवर, ब्रेन और लंग्स है इनमें हमें कैंसर हो जाता है। फिर होता है कॉस्मेटिक्स प्रॉब्लम्स। अब हम जानेंगे कि प्रिवेंशन ऑफ टाइप ऑफ कैंसर। तो जो कैंसर की प्रिवेंशन है वो 3 कैटेगरी में डिवाइड है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्टियरी। जो प्राइमरी प्रिवेंशन रहती है उसके अंतर्गत तंबाकू के सेवन से बचना चाहिए, शराब के सेवन से बचना चाहिए, अपना वजन सामान्य बनाए रखना चाहिए, अपने भोजन में स्वास्थ्यकर व संतुलित आहार लेना चाहिए, सूर्य के प्रकाश का अधिक समय तक सेवन करने से भी बचना चाहिए, ज़्यादा समय तक हमें सिटिंग नहीं करना चाहिए। विटामिन डी की यदि हमें लंबे समय तक कमी रहती है
तो वह भी कैंसर का एक प्रमुख कारण है। ग्रीन टी का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। इसमें एंटी कैंसर सब्सटेंस प्रेजेंस होते हैं जो हमें कैंसर से बचाते हैं। लाल अंगूरों का सेवन करना चाहिए। इसमें स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट होता है जो कि कैंसरियस सेल्स की ग्रोथ को रोक के रखता है। सुरक्षात्मक डिवाइस का उपयोग करना चाहिए। जो मेडिको पर्सन्स एक्सरे, एमआरआई, सीटी स्कैन डिपार्टमेंट में काम करते हैं, उन्हें सुरक्षात्मक डिवाइस का उपयोग करना चाहिए जिससे कि उन्हें कैंसर होने की संभावना कम हो। हेपेटाइटिस बी व एचपीवी वायरस के अगेंस्ट हमें इम्यूनाइजेशन करना चाहिए जिससे कि वायरस के माध्यम से होने वाला कैंसर की रोकथाम हो सके और सुरक्षित संभोग करना चाहिए। अब कैंसर की रोकथाम के लिए सेकेंडरी प्रिवेंशन होता है। इसमें रोग का शुरुआती अवस्था में ही निदान करना चाहिए। उसके लिए हमें विभिन्न प्रकार की जांचें और करवाना चाहिए। उचित उपचार करना चाहिए जैसे कि रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी एंड सर्जरी। अब कैंसर की टर्टरी प्रिवेंशन आएगी। इसमें अपंगताओं को सीमित करना चाहिए, मेडिकल रिहेबिलिटेशन करना चाहिए, फिजिकल रिहेबिलिटेशन करना चाहिए, सोशल रिहेबिलिटेशन करना चाहिए, वोकेशनल रिहेबिलिटेशन करना चाहिए और साइकोलॉजिकल रिहेबिलिटेशन करना चाहिए। अब के प्रिवेंशन के बाद अब कैंसर के लिए जो ट्रीटमेंट, जो मैनेजमेंट होता है उससे संबंधित अब मैं प्रयास कर रहा हूँ आपको बताने का। इसमें कीमोथेरेपी दी जाती है, रेडियोथेरेपी दी जाती है, बोन मेरो ट्रांसप्लांटेशन करना चाहिए, स्टेम सेल थेरेपी प्रदान करना चाहिए और सिम्प्टोमेटिक मैनेजमेंट के अंतर्गत हमें एंटीबायोटिक, एंटीवायरल, एंटी फंगल, एंटी हेमरेजिक ड्रग दिए जाते हैं, एंटीपायरेटिक, एंटी एमेटिक और एनाल्जेसिक और ओपॉइड एनाल्जेसिक, हार्मोन थेरेपी, स्टेरॉइड थेरेपी और सेडेटिव आदि प्रकार की सिम्प्टोमेटिक मैनेजमेंट के अंतर्गत हमें ऑन्कोलॉजिस्ट, फिजिशियन हमें ड्रग प्रदान करता है। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।